हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम आशीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अपडेट। तो गाइस देखिए, जो आपका बीए प्रोग्राम का 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है 10 तारीख को, मतलब कि परसों। तो ये आपका पेपर सेमेस्टर 6 का एजुकेशन का बुक से बिल्कुल आपको बताऊंगा सटीक आंसर, और बिल्कुल आपको पॉइंट बाय पॉइंट भी लिखना है। देखिए लिखा है भारत में शिक्षा नीति और अभ्यास अध्ययन सामग्री इकाई 1 से 3। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इसमें चैप्टर में आपको बता दूं कि पहला चैप्टर है शिक्षा प्रणाली पर नीतियों और उनका प्रभाव। दूसरा आपका भारत में नीतियों का अवलोकन, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य एवं भारत में नीति निर्माण, और चौथा आपका भारत में शैक्षिक योजना एवं वित्त पोषण। अब इकाई 2 में हमारा आता है भारत में स्कूली शिक्षा क्या है। भारत में स्कूली शिक्षा क्या है, स्कूल प्रणाली क्या है, कोठरी आयोग क्या है, स्कूल शिक्षा। तो चलिए इसकी हम चर्चा बाद में करते हैं। तो अब डायरेक्ट मैं आपको चैप्टर पर लेके जाता हूँ। देखिए सबसे पहला चैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ कि शिक्षा प्रणाली पर नीतियों और उनका प्रभाव क्या क्या होएगा। तो आपको अब आप सोचिएगा सर आप तो पूरा बताया, तो मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, बस आपको जो मेन पॉइंट आप पेपर में लिख के आ सकते हो बस वही बताऊंगा। ये तो उद्देश्य आप खुद देख लीजिएगा, परिचय भी ऐसे ही दिया गया है। अब मैं इसको मेन चीज़ बताऊंगा। देखिए पहला आपका जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आ गया क्वेश्चन शिक्षा प्रणाली क्या है या शिक्षा प्रणाली से क्या है क्या नहीं है, जो आपका जैसे एक तरह क्वेश्चन है ये आ गया, तो आपको क्या लिखना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि शिक्षा प्रणाली आपको हेडिंग देना है, उसमें लिखना है शिक्षा व्यापक विकास के लिए मानवता की सभी क्षमताओं को उभारने की क्या है कुंजी है, जो राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर आमतौर पर शिक्षा प्रणाली सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा प्रणाली से जुड़ी होती है। यह आपको दूसरा 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट में शिक्षा प्रणाली में सार्वजनिक वित्त पोषण या कर का भाग, कमीशन, नीतियाँ और विनियमन, शिक्षण संसाधन, शिक्षा सामग्री, अवसंरचना, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी। तो ज़्यादा नहीं लिखना है, बस कर्मचारी इतना लिख के अपना ये सुविधाएं, ये सब सहायक सुविधाएं शामिल होती है। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य, तो उसमें पूछा गया कि शिक्षा प्रणाली क्या है और शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य आपको देखिए क्या है, ये लिखना है। पहला उद्देश्य आपको लिखना है व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ावा देना, ठीक है। दूसरा आपको लिखना है शैक्षिक सामग्री की गुणवत्ता में वृद्धि करना। तीसरा आपको लिखना है सभी के लिए समान अवसर सृजन करना, और चौथा है आपका आवश्यक अवसंरचना को बनाए रखना। तो गाइस ये हर 100% है कि आपका जरूर क्वेश्चन आएगा। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये देखिए आपको जरूर आएगा क्वेश्चन, तो आप आराम से करके आ सकते हो, ठीक है। अब देखिए पहला क्या, पूर्व ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। अब क्वेश्चन ऐसा आपका आगे कि पहले जो पूर्व ब्रिटिश लोग थे उनकी शिक्षा प्रणाली क्या थी और क्या था क्या नहीं था। तो देखिए काम में ये हो गया। अब आपको इसमें हेडिंग लिखना प्राचीन काल में क्या है। तो भारत की सांस्कृतिक और शिक्षा प्रणाली का एक महान इतिहास है, जो शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल, आश्रम, मठों आदि की परंपरा थी। ये आपको लिख लेना। अब आगे कुछ अपने दिमाग से बना के लिखना है, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स मिल सके। ये सब आपको पॉइंट में पहले हेडिंग लिख लेना, उसके बाद आपको पॉइंट में बनाना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है फिर जहाँ केवल भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य एशियाई देशों के लोग भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ललायित रहते थे, ठीक है। अब प्राचीन काल में 2 प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी। तो अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में आ जाएगा कि प्राचीन काल में कितने प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी, तो आपको लिखना है प्राचीन काल में 2 प्रमुख शिक्षा प्रणाली थी। कौन कौन थी, एक तो वैदिक शिक्षा प्रणाली, दूसरा आपको क्या था बौद्ध शिक्षा प्रणाली, ठीक है। ये आपका 2 हो गए। अब देखिए वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों और उपनिषदों पर आधारित थी। अब क्वेश्चन आ गया वैदिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी, तो आपको लिख लेना है वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों और उपनिषदों पर आधारित थी। और बौद्ध शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित था, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली का आधार था कि मौलिक जीवन की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपको लिखना है बौद्ध और वैदिक शिक्षा प्रणाली में बहुत सी समानता है और असमानता है। तो अब क्या है समानता, अब बात बोला आपको। देखिए क्वेश्चन आ गया गाइस, क्या क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन भी आपको बना के दे रहा हूँ, बस बिल्कुल समझना गाइस। अगर वीडियो एक अच्छी सी लगी 1 लाइक जरूर कीजिएगा। जो भाई बहन अगर चैनल पर नहीं है तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बिल्कुल आपको बहुत बढ़िया समझाऊंगा गाइज, बहुत बढ़िया से, जिससे कि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए जो भाई अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को बहुत शेयर कीजिएगा, जिससे कि हर एक दोस्तों की मदद हो सके, ठीक है। अब देखिए आपका है दूसरा आइटम, जिससे कि मैं बता दूँ वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों के बीच समानता है। बाद में आपका क्वेश्चन आ गया क्या, तो वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों के बीच क्या क्या समानता है, ये आपका जैसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको देखिए आंसर इसका लिखना है पहला आपको ये लिखना है वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों के बीच निम्न समानता है, ठीक है। उसके बाद अब हेडिंग में ये लिख के उसके बाद आप पॉइंट में लिखना है कि पहला पॉइंट लिखना है शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य था पाप मुक्ति, पहला ये हो गया। दूसरा आपका शिक्षा प्रणाली की संरचना धर्म के आधार पर थी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको लिखना है शिक्षा प्रकृति के सानिध्य में दी जाती थी, और चौथा आपको लिखना है निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, और पाँचवा आपका कठिन जीवन में शारीरिक श्रम, और पाँचवा आपको मौखिक परीक्षा और वाद विवाद पर आधारित शिक्षा या लिखित परीक्षा नहीं होती थी, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों के बीच असमानताएं क्या है। तो ये भी आपको देखो आपके सामने बिल्कुल सटीक आंसर आ रखा है। तो गाइज मैं आपको इधर उधर से नहीं बता रहा हूँ, बहुत से यूट्यूब पे आप देखिएगा इधर उधर अपने मन से भी वो मतलब बना के लिख के आपको बताते हैं। तो ये बिल्कुल मैं आपको बुक से बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक आंसर बता रहा हूँ, आपके सामने देख सकते हो आप बिल्कुल सामने, ठीक है। तो चलिए हम अब आगे बात करते हैं वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों के बीच असमानता है। तो पहला इसमें आपको लिखना है, वैदिक प्रणाली में मुख्य भाषा संस्कृत थी और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। वैदिक प्रणाली में छात्रों को ब्रह्मचारी कहा जाता था और बौद्ध प्रणाली में उन्हें भिक्षु कहा जाता था। और तीसरा आपको वैदिक शिक्षा प्रणाली सबके लिए नहीं थी, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली सभी के लिए खुली थी। इसी के कारण महिला शिक्षा जीवित रही है, ठीक है। ये आपका हो गया। और भी पॉइंट है, देखिए एक पॉइंट और है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में वित्त पोषित संरचना उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में वित्त पोषण संरचना समृद्ध थी, ठीक है। अब मुगल काल तो गाइस ये ऐसा ही है, ठीक है, इसे रहने दीजिए। अब मैं देखिए में आते हैं ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। अब क्वेश्चन में आ गया कि ब्रिटिश, देखिए जो मेन मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आपको आएगा, जरूर आएगा, 100% आएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा ये आपका। बस आप ध्यान से अगर वीडियो आप देखिएगा, ध्यान से अगर आप क्वेश्चन आंसर देखिएगा तो जरूर आप बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा, बहुत अच्छा, ठीक है। अब देखिए मैं नंबर आता हूँ ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। क्वेश्चन में आगे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली क्या थी, इसके क्या क्या उद्देश्य थे, क्या थे, वो भी आपको लिखना है। तो देखिए आपको पहले लिखना है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली लिखना है क्योंकि उनका वास्तविक लक्ष्य व्यापार और धन अर्जन था। देखिए सही बात है कि ब्रिटिश लोग हमारे जब इंडिया में आए थे तो क्या करने आए थे, वो व्यापार की और धन के अर्जन से आए थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने लिख लेना बना के। और बाकी देखिए मैं आपको बिल्कुल दिखा दूंगा, बिल्कुल सटीक से आपको ईयरफोन लगा के आप देखिएगा, सुनिएगा, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली। तो देखिए ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली आपको हेडिंग लिख के आपको बस फिर पॉइंट की बनाना है, मैं बता दूँ कहाँ से पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि उनका वास्तविक लक्ष्य व्यापार और धनार्जन था, ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा प्रणालियों के विकास के प्रति उदासीन थी, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब तीसरा आपको लिखना है, भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने उच्च और मध्यम वर्गों को सीमित लोगों को शिक्षित करने की योजना बनाई, ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया। उसका चौथा लिखना है, ताकि एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो सके जो रक्त और रंग में भारतीय किंतु विचारों में अंग्रेजी हो, अर्थात राज्य और नागरिकों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत ने भी समाज में लोगों के बीच की खाई को अधिक गहरा कर दिया है। निस्पंदन सिद्धांत के कारण अंग्रेजों ने लोगों के सीमित वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा देनी आरंभ कर दी, ताकि शासन करने और राज्य के अन्य लोगों को नियंत्रित करने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जा सके। तो ये आपकी ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली थी। और उसमें देखिए वारेन जो हेस्टिंग्स थे उन्होंने क्या कहा है, तो ये मैं आपको थोड़ा कुछ आपको इसके बारे में बता दूँ, बाद वाला क्वेश्चन में आ ही जाए, ठीक है। तो जो इनका 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 तक रहे, तो इन्होंने कहा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक ने मुस्लिम कानून की शिक्षा देने के उद्देश्य से 1781 में कलकत्ता मदरसा आलिया की स्थापना की, ठीक है। और जोनाथन ने कहा कि बॉम्बे के गवर्नर ने हिंदू दर्शन और कानून के अध्ययन के लिए 1791 में वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। और विलियम कैरी ने क्या कहा है, क्या अंग्रेजी ईसाई मिशनरी विलियम ने भारत के प्रथम डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान जो सेरामपुर कॉलेज और सेरामपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और चार्टर अधिनियम में क्या किया था भाई, इसका भी देख लें हम। तो इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर ताज की संप्रभुता की घोषणा की और ईसाई मिशनरियों को 10,000 रुपये का अनुदान आवंटित किया और उन्हें अंग्रेजी में अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी, ठीक है। ये आपका चार्टर अधिनियम का कहना है भैया। और विलियम बेटी का तो देखिए आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, आपको मैं दिखा दूंगा थॉमस बेंटिक क्या है। तो जो मैंने मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए हम आते हैं गाँव में स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली, ठीक है। अब हम गाँव नंबर आते हैं, तो इसमें कह रहा है स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली क्या क्या थी भाई, तो ये भी देख लीजिए। तो ये देखिए आप ये पढ़ लीजिएगा, बाकी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जो मेन चीज़ें। देखिए इसमें आपको आयोग नीति, अध्यक्षता और प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो आयोग नीति पहले मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1948 से 49 तक चला था 1 साल, इसके अध्यक्षता उस समय थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। इनकी प्रमुख सिफारिश क्या की तो मैं बता दूं, देखिए पॉइंट में दे रखा है कि भावी पीढ़ियों के लिए उच्च शिक्षा अनिवार्य हो, उच्च शिक्षा में शिक्षा के माध्यम को यथाशीघ्र भारतीय भाषाओं से बदलकर अंग्रेजी किया जाए, और फिर आपका विभिन्न राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए विशेष राज्य परीक्षा आयोजित की जाए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मैं आपको बता दूं आयोग नीति। अब देखिए आपको दूसरा हो गया माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनके अध्यक्षता कौन थे, तो लक्ष्मण स्वामी मुदलियर। देखिए आपको ये क्वेश्चन में आ सकते हैं कि जैसे कि मैं क्वेश्चन एक आपको बना कर दिखा दूँ कि माध्यमिक शिक्षा आयोग
या आयोग नीति अध्यक्षता प्रमुख सिफारिश क्या क्या थी। तो बात कर लो क्वेश्चन आगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्षता कौन थे और उनकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी। ये आपको बात का मतलब क्वेश्चन आ गया। आगे के आ सकता है गाइज, ये गारंटीड नहीं है, बट 100 में 80% के आपका आ सकता है आयोग नीति के बारे में। देखिए मैं क्वेश्चन जैसा कि आपको बना के दिखा दूँ, जैसे देखिए ये सेकंड नंबर बता दूँ, एक बार और क्वेश्चन बता दूँ, और नोट करना तो आप नोट भी कर सकते हो। देखिए जैसा कि आगे क्वेश्चन में आ गया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की अध्यक्षता कौन थे और उनकी प्रमुख सिफारिशें कौन थी। तो आपको आंसर लिखना है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग की अध्यक्षता लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे, और इनकी प्रमुख सिफारिश आपको पॉइंट में बना के लिख रहे हैं। इनकी प्रमुख सिफारिश माध्यमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण विकास की आवश्यकता करना, विविध पाठ्यक्रमों के साथ उच्चतर माध्यमिक प्रणाली की स्थापना, और त्रिभाषा सूत्र, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन पर बल परीक्षण, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना। ठीक है, अब देखिए आपको इसी प्रकार है सब जगह, तो आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि मैं देखिए उतना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा कम लंबी हो, जिससे कि आपको अच्छे पढ़ने में मज़ा आए और आपको समझने में भी मज़ा आए। तो ये आप खुद थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, ये देखिए आप देख लीजिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं जो मेन पॉइंट है और भी मैं आपको बता दूँ कि आज एक चैप्टर में पूरा आपको पढ़ा दूंगा इसके बारे में। ये भी वही है आयोग शिक्षा नीति के बारे में। ये देखिए आप देख सकते हैं, बाकी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर लूँगा। ठीक है, ये लिखना हो लिख लीजिएगा, पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा। इसकी बहुत आयोग नीति बहुत सारी है। ठीक है, ये आपको कर लेना है। देखिए टोटल इसमें आपसे 173 पेज हैं। तो मैं आपको पहला चैप्टर को पहले बता दूं। अब देखिए इसमें पहला मैं बता दूं कि शिक्षा प्रणाली में शिक्षा नीतियों का प्रभाव क्या क्या। देखिए बात को क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा नीतियों का क्या क्या प्रभाव पड़ा या प्रभाव क्या क्या है। तो आपको बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आराम से बस मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और आपको पेपर में करना है। ठीक है, अब देखिए लिखना है, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय प्रगति, राष्ट्र का नागरिक होने की भावना और अधिक से अधिक राष्ट्रीय एकजुटता का बढ़ावा देना था। इसमें शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नैतिक मूल्यों के विकास और शिक्षा को करीबी से लोगों के जीवन से जोड़कर सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नत किया जा सके। तो शिक्षा प्रणाली पे एनपीआई 1968 के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार है। आप देखिए बात को एक क्वेश्चन और हमारे इसमें बन गया कि इसमें क्वेश्चन आ गया कि शिक्षा प्रणाली पे एनपीआई 1968 के प्रमुख प्रभाव क्या क्या थे। ठीक है, तो आपको बहुत सिंपल लिख लेना है गाइस, क्या कि राष्ट्रीय अखंडता को पहला आपको लिखना है पॉइंट, राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहन देना और साथ ही सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करना। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करना। और आपको तीसरा पॉइंट 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना। और आपका पांचवा पॉइंट हो गया शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण और प्रमाणन देना। ठीक है, और देखिए और पॉइंट है कि क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन पर बल देना। त्रिभाषा सूत्र हो गया, महिलाओं में निरक्षरता को दूर करना, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अशक्तों, दिव्यांगों के लिए गैर औपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, पुस्तकों को उत्पादन में बढ़ोतरी करना और विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति लाना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना कि यज्ञ नीति में अनेक सिफारिशों को सुझाव भी दिए गए थे, किंतु उचित कार्य योजना, निधि और राज्य और केंद्र के आधिपत्य भूमिका के अभाव में नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्या रही, विफल रही। ठीक है, तो एनपीआई 1968 की तुलना में एनपीआई 1986 नीति के बेहतर प्रदर्शन किया। इसके कई कारण थे। तो क्या क्या कारण थे देखिए आपको लिख जाएंगे कि 42वें संशोधन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र की शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी। पहला पॉइंट आपका शिक्षा, वन बाट, माप, वन जीवन, पक्षों का संरक्षण और न्याय प्रशासन जैसे 5 विषयों को राज्य सूची में संवर्धित सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट आपका गाइज हो गया। तीसरा आपको देखिए केंद्र अधिक जिम्मेदारियों को वहन करने में सक्षम था, जिसके तहत नवोदय विद्यालय या एनवीएस स्कूल बोले, एनवीएस का भी वही हो गया नवोदय विद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, केंद्रीय विद्यालय, केवी स्कूल, मिड डे मील योजना और शिक्षा में आईटी के उपयोग जैसे कई शिक्षक योजनाओं को लागू किया गया था। तो ये भी आपका पॉइंट है। आप देखिए दूसरा पॉइंट आपका फिर इसकी मुख्य विशेषता हर एक किलोमीटर के भीतर एक स्कूल की स्थापना और एक समान शिक्षा प्रणाली को अपनाना था। लेकिन इसमें भी 1968 को नीति की ही तरह अधिक वित्तीय और संगठनात्मक सहयोग की आवश्यकता थी। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इतना पॉइंट आपको लिखना नहीं है, बाकी मैं आपको देखिए बता दूं, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, फिर इसके अलावा शिक्षा प्रणाली पर एनपीआई 1986 के कुछ प्रमुख प्रभाव भी इस प्रकार थे। अब देखिए क्या क्या और प्रभाव थे भाई, तो और देख लेते हैं हम कि निरंतर तुलनीयता सुनिश्चित करने और हमारे साझा और समग्र इतिहास को बढ़ावा देने और समझने के लिए एक एकीकृत कोर पाठ्यक्रम प्रदान करना, नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण, संचालन, रखरखाव और व्यवस्थापन करना,
रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति करके और अनुभवों और संसाधनों को साझा करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करना। पूरे देश में निर्देशों के लिए एक उभयनिष्ठ माध्यम अर्थात हिंदी और अंग्रेजी की सुविधाओं का निर्माण करना और राष्ट्रीय अखंडता को पोषित करने और सामाजिक सामग्री में सुधार लाने के लिए धीरे धीरे प्रत्येक स्कूल में देश के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को एकत्रित करना। ठीक है, तो ये हो गया आपको कुछ पीओ के बारे में। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रभाव है, तो आपको लिख लेना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें और दिमाग ख़राब करने वाली बात है। अब देखिए मैं भाग पूछ रहा था स्कूली शिक्षा। बाद में क्वेश्चन में आएगा स्कूली शिक्षा से क्या है, स्कूली शिक्षा में क्या है क्या नहीं है, ये आपको बता दें कि यहाँ पहले लिख लेना है। बचपन के प्रारंभिक चरण में देखभाल और शिक्षा अध्ययन की बुनियादी। इसी नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा मौजूदा 10+2 ढांचे को 5+3+3+4 की एक नई अध्ययन संबंधी पाठ्यचर्या रचना के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो 3 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के अनुरूप होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा कि आधारभूत साक्षरता और असंख्यात्मक अध्ययन की एक अविलंब एवं आवश्यक शर्त क्या थी, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए क्या है कि स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा के साथ पहुँच की सुनिश्चित करना, ये आपका हो जाएगा। 2 पॉइंट इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको पढ़ लेना ये खुद। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट है, ये आपको लिख लेना है और पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से गाइज। ठीक है, अब देखिए शिक्षक के बारे में, शिक्षक के क्या कि विषय और क्रियाविधि दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षा सामग्री उत्पन्न करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के अपग्रेड किया जाएगा। समान और सामाजिक शिक्षा के लिए सभी शिक्षा, सब शिक्षा के बारे में आपको बताया गया है, तो आपको थोड़ा पढ़ लेना है ध्यान से। ठीक है, जो मेन पॉइंट है मैं वही बताऊँगा आपको, ये सब आपको अपने ध्यान से पढ़ लेना है। बहुविषय शिक्षा कदम, ये भी ऐसे ही आपको सिस्टम प्रवेश, जो आपको मेन है मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शिक्षक के शिक्षा प्रशिक्षण क्या है। बात मतलब ये क्वेश्चन आपका आ गया, तो आपको कैसे लिखना है, पॉइंट में बिल्कुल दे रखा है, आपको पढ़ लेना है और बाकी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है और दोस्तों के बीच शेयर करना है वीडियो को, जिससे कि उसकी भी हेल्प हो सके। देखिए शिक्षक क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षकों की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि वही अगली पीढ़ी के छात्रों को आकार देने की जिम्मेदारी वहन करता है। अतः उस शिक्षा संस्थान 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड की पेशकश करेगा। साथ ही 2 वर्षों के बीएड उन छात्रों के लिए चलाया जा सकता है जो पहले ही किसी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हो। उन छात्रों के लिए 1 वर्षीय बीएड भी चलाया जा सकता है जो किसी विशेष विषय में 4 साल के स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अब व्यावसायिक शिक्षा का पूर्ण सपना लिख लेना है अपने हिसाब से। ठीक है, ये देखिए भाग 3 में ध्यान देने का अनेक प्रमुख सब, ये सब ऐसा ही है। ठीक है गाइज, तो इसमें बस इतना ही लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसका लास्ट में फिर निष्कर्ष आता है हमारा, निष्कर्ष में थोड़ा बहुत लिख लेना। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, जो आएगा आपको लिख लेना है, तो मत लिखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका हो गया एक चैप्टर कंप्लीट। तो मैं आपको इस वीडियो में इतना ही गाइज। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड चैप्टर की वीडियो जल्दी आपके सामने लाऊँगा, तो आप बस ऐसी वीडियो बने रहेगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगले में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड बाय।